नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में तनाव का माहौल बीजेपी की वजह से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, तो आपको बता दें तमिलनाडु में आरएसएस पर मचा घमासान, नहीं मिली कार्यक्रम करने की अनुमति। पीएफआई पे बैन के बाद अब निशाने पर आरएसएस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुस्लिम समुदाय भड़का, बोला फिलहाल जिस तरीके से पीएफआई को बैन किया गया है वैसे ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस को करो। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले संघ को क्यों बैन नहीं करती बीजेपी, जो लोग नफरती भाषण देते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खुल गई योगी आदित्यनाथ की पोल, बच्चे स्कूल में खाते हुए दिखाई दिए नमक और चावल। जी हाँ, लता मंगेशकर के कार्यक्रम में पहुंचे थे अयोध्या, लेकिन वहां पर ही इस तरीके का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, भड़का आरएसएस, बोले हमें 2 तारीख को ही हमारा कार्यक्रम करना था और हमें मद्रास हाई कोर्ट से इसकी अनुमति भी मिली है, लेकिन उसके बाद भी नहीं करने दिया जा रहा हमें तमिलनाडु में ये कार्यक्रम। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले महंगाई बेरोजगारी यही है भाजपा की निशानी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अशोक गहलोत, बोले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि आज देश किस दिशा में जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में आज तनाव का माहौल, देश 2 हिस्सों में बंट चुका है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत फैल चुकी है। राहुल ने कहा जिस देश में नफरत फैलेगी वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मेन मुद्दों से भागते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और चीन पर बात नहीं करते। राहुल ने कहा कि इस सरकार की सिर्फ एक ही निशानी है कि मेन मुद्दों से भागो, लोगों को धर्म के नाम पर उलझा दो और फिर अपनी रोटियां सेको। राहुल ने कहा कि आज जो देश में तनाव का माहौल है, आज जो लोगों में नफरत बांटी जा रही है, जो एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है, इसका सिर्फ बीजेपी को फायदा है, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल से देश की जनता दोस्तों पूरी तरीके से त्रैमाम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोटों की राजनीति दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी राहुल गांधी बोल रहा है, ये बात एक एक बात सच है? आप समझ लीजिए, पीएफआई से लेकर तो दोस्तों लव जिहाद तक हर बार ये चीजें तभी लाई जाती हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं, जब इलेक्शन सर पे होते हैं। आप देख लीजिए, जैसे ही कई राज्यों में इलेक्शन आए तो अब की बार पीएफआई को बैन करने का टंटा निकाल लिया। हर बार बीजेपी कुछ ऐसा करती है जिससे कि वो दोस्तों लोगों में हिंदू और मुस्लिम कर सके, और यही पीएफआई का खेल खेला जा रहा है। वरना बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भी न जाने कितने संगठन है ये दोस्तों जो कि नफरत फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन उनको बैन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी राजनीति दोस्तों हिंदुत्व की करती है। अगर उनको ही बैन कर दिया तो वोट ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए बीजेपी बड़ी चालाकी से सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हिंदू भाइयों को इससे बहुत खुशी मिलती है, मुस्लिमों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों, ये सरकार सिर्फ एक ही चीज सोचती है कि मुस्लिमों पर अत्याचार होंगे तो हिंदू भाई जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों में जो भाईचारा है और सबसे बड़ी बात इंसानियत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पीएफआई के बाद दोस्तों आरएसएस आया, हर एक के निशाने पर बिलबिला उठे आरएसएस के कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पीएफआई और आरएसएस की तुलना की जा रही है, जिसके बाद आरएसएस भड़क गया है। आपको बता दें, दरअसल तेलंगाना में आरएसएस को अनुमति नहीं दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें के चंद्रशेखर राव ने आरएसएस के सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब आरएसएस भड़क गया है। आप समझिए दोस्तों,
पीएफआई पर बैन लग जाता है, लेकिन आरएसएस जिसने न देश की लड़ाई में साथ दिया और दोस्तों आरएसएस जो कार्य काम करता रहता है, आए दिन भड़काऊ भाषण देता रहता है, उसके ऊपर सरकार का कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि आरएसएस तो बीजेपी का ही संगठन है, तो बैन कैसे करेगी बीजेपी। इसीलिए हम आपको बता दें कि अब आरएसएस के ऊपर गाज गिर गई है, और ये गाज गिराई है दोस्तों तमिलनाडु के सीएम केसीआर ने। आपको बता दें अब जैसे ही पीएफआई बैन हुआ तो कई विपक्षी नेताओं के निशाने पर आरएसएस संघ और बीजेपी आ गई है। ऐसे में बीजेपी से तमिलनाडु के कई नेताओं ने अपील की है कि फिलहाल आरएसएस को बैन किया जाए अगर नफरत बंद कराना है। कल आपको याद हो कि लालू प्रसाद यादव ने भी एक बयान दिया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव कहते हुए नजर आए थे कि सबसे पहले तो आरएसएस को ही बैन करना चाहिए, यही सबसे ज्यादा नफरत फैलाता है देश में। अब ऐसे में दोस्तों आप समझिए बीजेपी करना कुछ चाह रही थी लेकिन हो कुछ गया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी को इतना ही देश को संभालने की चिंता होती तो सबसे पहले वो आरएसएस को बैन करता। पीएफआई के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति हो रही है। आपको बताते चले कल भी कई नेताओं ने इसको वोटों की राजनीति बता दिया। कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता बोलने लगा ये सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है ताकि आने वाले समय में इससे वोट हासिल किए जा सके। बात सिर्फ वोट की नहीं है दोस्तों, बात वोटों के साथ साथ दिमाग भ्रष्ट करने की भी है। बीजेपी को लगता है कि बस अब हमारी देश में सरकार बन चुकी है, अब हमें कभी कोई हटा नहीं पाएगा सत्ता से बाहर। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ये बात ना भूलें कि इस देश की जनता सब कुछ देख रही है, जनता को सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज देश का जो माहौल है, देश में जो चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठते हैं। और हमने तो पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो सोच ही है कि वो देश में नफरत फैलाए। भाई बीजेपी दोस्तों जिस तरीके कारनामे करती है उससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो रही है। लेकिन फिलहाल पीएफआई, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, सिर्फ इन्हीं पर राजनीति हो रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की खुल गई पोल। बच्चे दोस्तों स्कूल में खाते हुए नजर आए नमक और चावल। वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। लोगों ने पूछे योगी आदित्यनाथ से सवाल कि क्या यही है राम राज्य। दरअसल दोस्तों बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऐसा अक्सर कहा जाता है, लेकिन दोस्तों ये बातें सिर्फ कहने की ही हैं, क्योंकि लोग इस बातों को सच नहीं मानते है ना। इसलिए नहीं मानते दोस्तों कि लोग जब वोट लेने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बच्चों के लिए ये करेंगे, बच्चे भूखे हैं, स्कूलों में खाना देंगे। लेकिन दोस्तों उनको क्या खाने को मिल रहा है आज आप भी देख लीजिए। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल होने के बाद इस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार घिर गई है। एक स्कूल में दोस्तों आपको बता दें छोटे छोटे बच्चे जो है वो नमक और चावल खाते हुए नजर आ रहा है। अब आप समझिए दोस्तों चावल के साथ जो है वो नमक दिया जा रहा है स्कूल में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने योगी से पूछा कि महाराज यही है कि आपका राम राज्य। आपको बताता चलूं कल दरअसल पूरा मामला समझिए। कल जो है लता मंगेशकर के नाम पर दोस्तों चौराहे का नाम रखा जाना था। उसके उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं थे, पीएम नरेंद्र मोदी, कई बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के वहां रहने के दौरान दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जिसके बाद कई सपा कार्यकर्ताओं ने भी योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है। आपको बता दूं दोस्तों ऐसा वीडियो पहली बार वायरल नहीं हुआ है। इससे पहले भी आपको याद हो कि अभी उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ था। खिलाड़ियों को बाथरूम में बिठाकर उनको खाना परोसा जा रहा था। मतलब जहां पर दोस्तों इंसान 1 नंबर 2 नंबर करने जाता है वहां पर आप समझिए इतनी गंदी जगह पर खाना परोस के दिया जा रहा था। जिसके बाद कई खिलाड़ियों ने कमेंट भी किए थे, ट्वीट भी किए थे कि फिलहाल ये खिलाड़ियों का अपमान है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल केंद्र सरकार की जो राजनीति है वो समझ में नहीं आती है। ना आपको आती है, ना मुझे आती है और ना आएगी। जाहिर सी बात दोस्तों आज जिस तरीके के कारनामे सरकार कर रही है उससे कहीं ना कहीं देश में एक सांप्रदायिकता और नफरत तो बढ़ ही रही है। लेकिन सरकार का जो एक असली चेहरा है दोस्तों वो लोगों के सामने आ रहा है कि सरकार की असलियत यही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली भाजपा पर भड़ास, बीजेपी को ले लिया आड़े हाथ। दरअसल ओवैसी का कहना है कि जानबूझकर पीएफआई का गंदा खेल खेला जा रहा है और पीएफआई के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है बीजेपी की सरकार। ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप पीएफआई पर तो कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर नफरत फैलाने की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले आरएसएस को बैन करो। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल सरकार जानबूझकर वोटों की राजनीति कर रही है। बहुत जल्दी इलेक्शंस आने वाले हैं दोस्तों कई जगहों पर और बीजेपी इसके लिए ही ये सब कुछ कर रही है। ओवैसी ने कहा कि अगर देश की में सच में बीजेपी को नफरत रोकना होती तो वो सबसे पहले बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बैन करती। लेकिन दोस्तों आप समझिए तीनों के तीनों खुली हैं। जाहिर सी बात है जो लोग दोस्तों अपने अपने संगठन बना रहे हैं, चलिए इन लोग को एक बार छोड़ भी दिया जाए। यति नरसिंहानंद के संगठन को ले लीजिए। आए दिन दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां करना, मुस्लिम समुदाय पर सवाल उठाना और दोस्तों गाली गुप्तार करना, ये सब कुछ यति नरसिंहानंद, मां अन्नपूर्णा, वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी, इसके साथ के कई गुर्गे, ये सब के सब दोस्तों इसी तरीके की भाषा का यूज करते हैं। लेकिन आप देखिए इन पर कोई बैन नहीं लगेगा। यहां तक कि बैन तो छोड़िए, इनको सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट इनको बेल भी मिल जाती है और कहा जाता है अब ऐसा कुछ मत करना वरना आपको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन बेल मिलते ही फिर से यति नरसिंहानंद उसी तरीके के बयान देता है, बाहर आकर नफरत बोलता है, लेकिन कोर्ट उसको सजा नहीं देता। उसके खिलाफ एफआईआर तो होती है लेकिन उसके ऊपर एक्शंस नहीं लिए जाते। क्या दोस्तों हमारे देश का कानून कमजोर हो गया है या फिर सरकार ने इतनी दबिश डाल दी है दोस्तों कि अब फैसले भी वही आते हैं जो सरकार चाहती है। सिंपल सी बात यह है, आज जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको तो बढ़ावा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है सरकार की नीति या फिर सरकार का जिस तरीके का रवैया है दोस्तों उसमें सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जाहिर सी बात है देश का बिगड़ता माहौल या फिर दोस्तों देश की परिस्थितियां जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों पीएफआई की ये जितनी भी कार्रवाई है या संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीएफआई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीएफआई का संगठन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उनका कहना है कि फिलहाल इस पर बैन नहीं लग सकता और जो बैन लगाया जा रहा है उसके ऊपर दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए। आपको बता दें पीएफआई पर से अगर सरकार को इतनी चिंता थी तो 8 साल से सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको बता दें 8 साल बाद पीएफआई पर एक्शन लिया जा रहा है जिसके बाद दोस्तों काफी सवाल के घेरे में सरकार आ चुकी है। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी कई संगठन थे जो के लंबे समय से बैन होते आ रहे हैं, लेकिन पीएफआई एक ऐसा संगठन था जो कि मिलकर बना था। इसमें कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि फिलहाल ये बाहर से फंड लेते हैं और हमारा देश कहीं नुकसान करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों पीएफआई के नाम पर जो राजनीति की जा रही है अब उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। सरकार के साथ साथ कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ वोटों की राजनीति हो रही है, क्या वोटों को पाने के लिए दोस्तों पीएफआई का गंदा खेल खेला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें पीएफआई के संपादकों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इंसाफ की गुहार लगाएंगे। दरअसल आपको बता दें पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड पड़ने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों अब बेचारे संगठन के मेंबर थे उनको बेफालतू में ही गिरफ्तार किया गया। अगर उन्होंने कुछ किया होता या उनके खिलाफ सबूत होता तो एक बात होती, लेकिन उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो सिर्फ मेंबर बने हुए थे इसके। अब आप सोच सकते हैं कि देश में कौन सा कानून चल रहा है। अगर कोई किसी संगठन का मेंबर है तो उसको गिरफ्तार कर लो, अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लो। और ये सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है कि बेचारे जो आम इंसान होते हैं दोस्तों उनको 2-2 साल तक बेफालतू में बिना किसी गलती के जेल में रखा जाता है। सिद्दीकी कप्पन को ले लीजिए, 1.5-2 साल तक वो जेल में रहे। हाथरस का मामला करने जा रहे थे कवर, लेकिन उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद ये साफ दिखाई देता है कि दोस्तों हमारे देश में इस वक्त कानून की जो व्यवस्था है ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसाफ मिलता तो है दोस्तों, लेकिन इंसाफ मिलते मिलते एक बेगुनाह आदमी काफी समय लंबे समय जो है वो
अपनी सजा काट चुका होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कोर्ट भी यही कहता है कि किसी बेगुनाह को एक दिन भी जेल में रखना दोस्तों संविधान के खिलाफ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान लिखा था, उस संविधान के विपरीत जाकर काम करती है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लखीमपुर में हुआ हादसा तो रोने लगी दोस्तों आईएएस अधिकारी। लोगों ने कहा सभी ऐसे क्यों नहीं होते। आपको बता दें दोस्तों हमने बहुत सारे आईएएस अधिकारी देखे, बहुत सारी महिलाएं भी देखी, लेकिन दोस्तों ज्यादातर आईएएस अधिकारी या तो बदतमीज होते हैं या फिर गरीबों की सुनते ही नहीं है, उनसे बदतमीजी करते हैं। लेकिन कल का एक वीडियो दोस्तों वायरल हो रहा है। कल आपको बता दें लखीमपुर खीरी में एक हादसा हुआ, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जब यह हादसा हुआ तो वहां पर तत्काल लखनऊ में तत्काल ये आईएएस अधिकारी पहुंच गई। आपको बता दें हॉस्पिटल जाकर रोने लगी, जिसको चोटें आई हैं उसको देखकर रोने लगी जख्मी हालत में। लोगों ने इनकी जमकर तारीफ की है, कहा है कि देखिए इतने बड़े पद पे होने के बाद भी इंसानियत जिंदा। और यकीन मानिए दोस्तों मैंने तो पहली बार कोई आईएएस अधिकारी देखा है जिसका इतना मासूम दिल हो, वरना अभी तक तो जितने भी बड़े अधिकारियों को देखता हूँ या तो बदतमीजी से बात करते हैं या फिर दोस्तों गरीबों की सुनते ही नहीं है। तो ये बात इस देश की सच्चाई है, इनके लिए सल्यूट है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई भी है बीजेपी, चल रही है चाले, लेकिन राहुल गांधी सबको करेंगे फेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने तहलका मचा रखा है। एक तरफ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं दमदार अंदाज में, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने में लग गई है। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी और दोस्तों जिस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई है दोस्तों कि फिलहाल सरकार के जो कायदे कानून नियम है उसमें सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। क्यों घिर गई है? क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि सरकार की जो एक नाकामी है वो साफ तरीके से दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते होंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों आज जिस तरीके से देश में एक लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई फैल गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को लोगों ने घेर रखा है। और यही कारण है जो आने वाले समय में दोस्तों सरकार को देश में खास करके सत्ता में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा ने देश को दोस्तों जोड़ने की एक मुहिम छेड़ी है। इस यात्रा की वो भी तारीफ कर रहे हैं जो विरोधी थे। कभी आप समझिए आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बाबा रामदेव मोदी को ताना मार देंगे। लोगों ने कहा बाबा रामदेव ने कहा लोगों ने बहुत कोशिश की राहुल भाई की यात्रा रोकने की, लेकिन राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राहुल भाई। दरअसल दोस्तों ये सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, कि एक ना एक दिन जो यहाँ पर सत्ता पलट ही जाती है। और अब इसीलिए बाबा रामदेव को होने लगी है चिंता कि राहुल गांधी की सरकार बन गई तो बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हालात पर अखिलेश ने जमकर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी हैं तो दोस्तों आप समझिए काम करने वाला डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी फैलती जा रही है। और महंगाई की दोस्तों रोकने के लिए कोई भी मोदी सरकार के पास प्लान नहीं है। महंगाई तो बढ़ती रहेगी, गरीबी भी बढ़ती रहेगी और आप लोग दोस्तों इस शिकंजे में कसते रहेंगे, क्योंकि सरकार है मस्त, सब लोग हैं पस्त। अब आप लोग खुद समझिए कि एक ऐसी सरकार जो हमारे और आपके बारे में सोच ही नहीं रही है, ऐसी सरकार को वोट देने से भी क्या फायदा। इससे अच्छा तो ये कि सरकार ही ना हो। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।